लोगों ने हमारे डिस्कशंस को, अलग अलग टॉपिक्स अराउंड लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत पसंद किया है पहले, पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, विच इज़ मैरिजेस। शादी एक बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, आई गेस। लाइक लाइफ में इंसान की जब शादी होती है तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन का फेज होता है, वो लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। पर आजकल देखा जा रहा है कि लोग इस ट्रांजिशन से, शादी के इस इवेंट से जो कि भरा होना चाहिए हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट से, लोग डरने लगे हैं। डरना जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से आजकल सेपरेशन के केसेस सामने आ रहे हैं और उससे ज़्यादा उसके रेपरकशंस, लाइक इतने लंबे लंबे कोर्ट केसेस, सेपरेशन सूट्स, और उसके ऊपर एडेड ऑन इतनी सारी चीज़ें, और उससे भी ज़्यादा मैरिटल मर्डर्स इतने सामने आने लग गए हैं। वाइफ इज़ मर्डरिंग द हस्बैंड, हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ के ऊपर अलग अलग तरीके के अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग आजकल शादियों को लेकर बहुत डरने लगे हैं। तो सबसे पहले साक्षी, मेरे को एक चीज़ बताओ, बहुत डायरेक्ट येस और नो क्वेश्चन है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शादी मेरे हिसाब से करनी चाहिए। एंड व्हाई इज दैट? और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ही करनी चाहिए। ठीक है। हमें ना इस जन्म का पता है, हमें ये नहीं पता कि आगे और जन्म मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक जन्म मिला है तो उसमें सब कुछ ही कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस कर लो, एक्सपीरियंस कर लो। And this is a very big experience, I feel, that marrying someone and extending your family and bringing on new people. लोग शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी थोड़ा डरने लगे हैं शादियों से कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट आई गेस वन लाइफ है यार, मतलब एक्सपीरियंस सारे ले लो, एक्सपीरियंस सब कुछ कर लो। मतलब शादी आजकल ना एकदम गैम्बलिंग की तरह है। हाँ, इट्स अ प्योर गैम्बल। हाँ, अगर आप जीत गए तो बहुत ही अच्छा है, आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, एक अच्छे से आपकी लाइफ रहेगी। और अगर फिर गलती से आपकी किस्मत खोटी निकली तो फिर ठीक है, कोई बात ठीक नहीं। आई गेस अगर आप गलती से भी गलत पत्ता निकल आया, गलत पार्टनर जिंदगी में आ गया, आई गेस यू आर बैडली स्क्रूड देन। ट्रू। मतलब ये एक ऐसी लाइन पे आप चल रहे हो, आइदर इट्स हेवन और इट्स हेल, इट्स नेवर इन बिटवीन। या तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है अपने उस पार्टनर के साथ, या एक ऐसे, मतलब अगर एक इंसान है जो बहुत इमोशनल है और उसको एक इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर मिल जाए, उसके लिए तो उसकी जिंदगी हेल हो गई कि यार मैं इतना इमोशनल हूँ, आई वांट माय पार्टनर टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर मी, इमोशनली रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स मी। बट उसका पार्टनर इतना प्रैक्टिकल है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यार मेरी पार्टनर को क्या हर्ट कर रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो क्या उसके मन में थॉट्स है, वो क्या बोलना चाह रही है। अगर उसको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो यार दूसरे इंसान की ज़िंदगी हेली हो गई, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उसके अंदर एक इमोशनल इंटीमेसी ढूंढता रहेगा अपने पार्टनर में, रहेगी, पर वो कभी मिलेगी नहीं। तो दैट्स आई गेस अ हेवन एंड हेल सिचुएशन कि इट्स योर गैम्बल, गॉड नोस कौन सा पत्ता खुल जाए। बिल्कुल। सो साक्षी, सबसे पहले मेरे को एक ये चीज़ बताओ, मैं एक लड़के और लड़की की ना साइकोलॉजी को यहाँ पे पहले समझना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के और लड़कियां दोनों की ना शादी के बाद एकदम से प्रेफरेंसेस और लाइक्स एंड डिमांड्स बहुत बदल जाती हैं। लड़कों की शादी से पहले जब तक उनकी एक गर्लफ्रेंड है या एक डेट पार्टनर है तो उससे बहुत अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन शादी के बाद एकदम लड़के कुछ अलग ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। व्हाट इज दिस ट्रांजिशन बेसिकली? शादी से पहले जो रिलेशनशिप में होते हैं लोग, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के आप साथ नहीं रह रहे होते, बट आप एक अफेयर में होते हो। अब ऐसे केस के अंदर भी आपने मिलने का टाइम सेट किया, आप मिल रहे हो उस पर्सन से, बात हो रही है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करे, सब कुछ, भाई बाबू सोना और सब कुछ आपने ध्यान रखा अपने पार्टनर का, आपके फीमेल पार्टनर ने आपका ध्यान रखा, तो इस तरह से आपका एक अफेयर चल रहा है। अब जब शादी हो गई तो शादी के बाद सबसे पहले तो अब आप ये चीज समझो कि आप अब दोनों अकेले नहीं हो, आपकी फैमिलीज भी साथ में इन्वॉल्व है। तो शादी से पहले लड़कों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बंदी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अच्छी दिखती रहे और उनके साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड करें। और शादी के बाद उनकी सारी की सारी चीज़ें ना एकदम चेंज हो जाती हैं। चेंज इसलिए हो जाती है कि ठीक है, पहले उस टाइम पे आपके लिए लुक्स प्रायोरिटी पे थे, अब आपके लिए ना नेचर बिहेवियर प्रायोरिटी पे है। आप खुद सोचो कि एक लड़की जो आप बहुत ही सुंदर लेके आए अपने घर में, आप शादी करके लेके, आपकी वाइफ है, बट उसको कोई काम नहीं आता है, वो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आराम करती है और बस पैसे उड़ाती है, शॉपिंग करती है और जीरो एफर्ट पुट करती है एक घर को संभालने के अंदर, कुछ भी करने में। तो क्या ऐसी लड़की के साथ आप लंबे समय तक रह पाओगे? क्या आपको ही इरिटेशन होने लग जाएगी। वहीं पे अगर आपको एक ऐसी पार्टनर मिले जो कि चलो ठीक है एवरेज लुकिंग है, लेकिन उसके अंदर इतनी डिसेंसी है कि वो घर को अच्छे से मैनेज भी करती है, आपकी लाइफ को मैनेज करती है, उसने आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा ईज आउट कर दिया है, तो आपको ऐसी पार्टनर के साथ रहने का मन करेगा। आपको ऐसी वाइफ अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी।
ये चीज़ होती है। और अगर हम फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फीमेल्स का ये होता है कि शादी से पहले उनको लगता है कि यार बॉयफ्रेंड जो है वो पूरा का पूरा टाइम उनको देगा, उनको शॉपिंग कराएगा, एंजॉय कराएगा, घुमाने लेके जाएगा। बस शादी के बाद लड़कियों को ये समझना भी होता है कि भाई उसको ऑफिस भी जाना है, उसको काम पे भी जाना है, उसके पेरेंट्स भी हैं, उसको घर भी देखना है, उसको फाइनेंसेस भी मैनेज करना है, उसको आगे भी सारे एक्सपेंसेस मैनेज करना है, उसको बॉस की गालियां भी सुननी है, उसको वापस घर आके सारी सब चीजें मैनेज भी करनी है। तो आप ये चीज समझो ना कि वो लवी डवी वाला जो आपका फेस था वो अब खत्म हो गया है। अब आप लाइफ की एक्चुअल में रियलिटी के अंदर अब आप जी रहे हो, तो इसलिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लोगों की अट्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत बदल जाती है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। सब मे बी एक लड़के के लिए एक बहुत ही हॉट ब्यूटीफुल सेक्सी लड़की बहुत अट्रैक्टिव है, बट शादी के बाद उसी लड़के के लिए अट्रैक्टिव इज अ गर्ल हु इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन मैनेजिंग द हाउस एंड बीइंग देयर फॉर हिम, बीइंग इमोशनली अवेलेबल। तब लड़के को वो लड़की अट्रैक्ट करेगी। एंड लड़कियों के केस में इट बिकम्स लाइक कि एक लड़की को शायद पहले एक बहुत ही पॉपुलर और वैसा लड़का अट्रैक्टिव लगता हो कि वाह यार इसके तो बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी के बाद लड़की को अच्छा लगेगा एक स्टेबल लड़का विद अ डिसेंट इनकम एंड रिस्पॉन्सिबल लड़का। सो अट्रैक्शन की भी डेफिनेशन कुछ बदलती है आई गेस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। हाँ, थोड़ी सी बदलती है इसके अंदर। शादी से पहले उनका एस्पेक्ट ये रहता है कि भाई अच्छी दिखे और सारा सब कुछ, बस शादी के बाद उनको ये चीज़ मैटर करती है कि वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कैसे करे, पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट कर रही है, घर को कैसे मैनेज कर रही है, बच्चों को किस तरह से मैनेज कर रही है। ठीक है, अपना भी ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि लुक्स वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, लुक्स भी उनको चाहिए होता है, बट उनके अंदर मतलब नंबर वन के इट शुड बी अ बैलेंस। नंबर वन पे नेचर, बिहेवियर और इंटेलिजेंस चली जाती है और नंबर सेकंड के अंदर लुक्स आ जाता है। इट शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द बोथ। एग्जैक्टली। अब साक्षी मेरे को ना एक चीज समझाओ। देखो अरेंज मैरिज होती है, लड़का लड़की मिलते हैं, 3-4 मीटिंग्स होती हैं एट मैक्स, 6 महीने की कोर्टशिप एंड शादी हो जाती है। ठीक है, चलो माना बहुत कम टाइम मिला लड़का लड़की को, उस शादी के 1-2 साल बाद वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, डिवोर्स की बात कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग, समझ में आता है फिर भी कि ठीक है दिस सिनेरियो कैन अकर। पर रिलेशनशिप में रहने के बाद 4 साल रिलेशनशिप में रह के 5 साल एक दूसरे को डेट करके फिर घर वालों से लड़के शादी करते हैं कि नहीं मेरे को इसी से शादी करनी है, और शादी के 6 महीने 1-2 साल बाद कहते हैं नहीं यार मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता और उनको डिवोर्स चाहिए। ये क्यों हो रहा है? कहाँ गड़बड़ आ रही है यहाँ पे? गड़बड़ ये आ रही है कि देखो यहीं पे एक ना कंपैरिजन आ जाता है लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस का। अगर मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बताऊं तो आई गेस दोनों ही रही हैं। टूट दोनों ही रही हैं। हाँ. लेकिन अगर कंपेयर करें तो अरेंज मैरिजेस आर मच बेटर। रियली? या रीजन ये है कि अरेंज मैरिज के अंदर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो अपना रिलेशनशिप। अभी तक आप अपने पार्टनर को जानते नहीं हो, आपकी शादी हुई, धीरे धीरे आपने उसके साथ रहना स्टार्ट किया और अनडाउटेडली आपका फर्स्ट डे से ही आपका रिलेशनशिप प्रॉपर पूरी फैमिली की रजामंदी से प्रॉपर उसी तरीके से वो ढला हुआ है, तो वो उसी फेज के अंदर ग्रो करेगा। लव मैरिजेस के अंदर क्या होता है कि शुरू में पहले आपका अफेयर चल रहा होता है, यू आर जस्ट कंसर्न्ड विद द गाय और द गर्ल। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग होती है ना, आपका एकदम कंसर्न एकदम डिफरेंट होता है। अब क्या होता है, लड़ मर के आपने शादी कर ली, अब उसके बाद सिचुएशन डिफरेंट हो गई, अब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, अब बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होएगी। पहले जो आदमी आपको दिन में 50 फ़ोन करता था, अब वो आपको दिन के सिर्फ 5 फ़ोन ही करेगा। हाँ। क्योंकि उसको और भी काम मैनेज करना है, क्योंकि अब उसको ये लगेगा यार ठीक है वाइफ है मेरी, घर पे आ गई है, उसको भी समझदार होना पड़ेगा, उसको भी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि मतलब वही जो फेज जो था वो वापस चलता रहेगा। तो लव मैरिज के अंदर आप पहले यहाँ से जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो, आप ऑलरेडी एक लेवल पे अटेन करके स्टार्ट करते हो। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि ऑलरेडी आपने अपने उस पार्टनर को अपने अफेयर के अंदर ऑलरेडी जान चुके हो बहुत अच्छे से, आपको उसकी आदतें पता है, सबको जान चुके, लेकिन उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो व्हाट्स न्यू, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ खास बचता नहीं है। ऑलरेडी एवरीथिंग इज डन, सो वो एक नो स्पार्क। या अब ऐसे केस के अंदर बेसिकली लव मैरिजेस से वो ही सक्सेसफुल होती हैं जहां पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा समझदार हो और आप दोनों ही एडजस्ट करने के लिए, चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने के और चीज़ों को समझ के अडेप्ट करने के लिए आप बिल्कुल तरीके से मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो कि हाँ भाई जैसे भी है हम दोनों मिलके इसको निभा लेंगे, और बड़ी ही मैच्योरली आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हो, सारी की सारी चीज़ों को समझते हुए, सारी की सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से आपका जो रिलेशनशिप है वो चल जाएगा फिर।
ओके, दैट्स अ वेरी आई गेस नॉलेजफुल एंड इंसाइटफुल चीज़ जो अभी आपने बताई. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मेरे को क्या लगता है इस केस के अंदर, व्हाट आई हैव फेल्ट सो फार, कई बार ना हमारी रिलेशनशिप्स के अंदर ना डेलिबरेट इग्नोरेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. कि मतलब मान लो जब हम डेट कर रहे हैं, मेरे को अपनी पार्टनर के अंदर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं ऑलरेडी, डेटिंग में भी दिख रहे हैं कि इसके अंदर ये सेट ऑफ इश्यूज हैं, शायद इसके अंदर थोड़े टेम्परामेंट इश्यूज हैं, शायद इसके अंदर थोड़ा सा नेचर वाइज इशू है. पर रिलेशनशिप में मैं चला लेता हूँ कि ठीक है, कभी लड़ लिए, मना लिया, और ये सोचता हूँ कि चलो शादी हो जाएगी ना, फिर सब सही हो जाएगा, फिर तो सब बदल ही जाएगा, शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा. बट शादियों की चीज़ें कुछ वैसी नहीं बदलती जैसी मैंने सोचा था. ऑफकोर्स यार, आप एक 30 साल के इंसान का ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि शादी होती है उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी पूरी. और मैं सोच रहा था कि यार शादी के बाद ये तो बदल जाएगी या सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं. और मैं उन ट्रेड्स के साथ अब और ज्यादा रह नहीं पा रहा हूँ 24 आवर्स. तब फिर लोग ऐसे पॉइंट पे आते हैं कि यार अब सेपरेट होना पड़ेगा. हाँ, ये एक रीजन होता है, राइट? बिल्कुल, कि इनिशियली जिन ट्रेड्स को हम इग्नोर कर रहे थे, लड़कियां कई बार इग्नोर कर देती हैं लड़कों के कुछ ट्रेड्स, कि एक बार लड़के ने हाथ उठा दिया, चल कोई बात नहीं, हो जाता है रिलेशनशिप में, एक ही बार तो हाथ उठाया, शादी के बाद सुधर जाएगा, नहीं करेगा. बट आई डोंट थिंक सो दिस जस्ट ड्रास्टिकली चेंजेस जस्ट बिकॉज शादी हो गई है. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे एक ना आपको एग्जांपल बताती हूँ. मेजरली आपने ये देखा होगा उन पार्टनर्स के अंदर जिसमें से एक पार्टनर को एडिक्शन होता है ना. हाँ, ये चीज होती है. जिसको स्मोकिंग करने की लत है, या अल्कोहल की है, या फिर ड्रग्स लेने की लत है. अब क्या हुआ, दोनों रिलेशनशिप में है, अफेयर के अंदर है. मेरे को मेरे पार्टनर ने बोला कि यार मैं सपोज स्मोक करता हूँ, ड्रग्स करता हूँ, है ना. अब इन केस ठीक है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने कहा तुम छोड़ दोगे ना. हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा. तुम छोड़ दोगे ना. हाँ, मैं छोड़ दूंगा. इस तरह से रिलेशनशिप चलता रहा. अब आई बात शादी की. अब मैंने कहा कि भाई अब तो हमें शादी करनी ही है, और भाई तुमने कहा था तुम जब बस एक बार शादी हो जाएगी ना, मैं साक्षी पक्का छोड़ दूंगा. ठीक है भाई, अब शादी भी हो गई. अब उसके अंदर अब हो रहे रोज के कलेश. भाई तूने बोला तो छोड़ दे. मैं तो नहीं छोड़ रहा, मुझसे नहीं छूट रही. चलो ठीक है, ले दे के जैसे भी तैसे करके भी उसने बोला कि हाँ भाई आई विल क्विट द स्मोकिंग पार्ट, मैं छोड़ दूंगा. ठीक है, बट अब क्या हो रहा है सिचुएशन, अब उसने मुझसे छुप के पीना स्टार्ट कर दिया. कि साक्षी को पसंद नहीं है तो मैं पीऊंगा तो सही, लेकिन उसके सामने नहीं पीऊंगा. मैं बाहर पी के आ जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ पी लूंगा, उसके साथ नहीं पीऊंगा. पर बीवी है, पता चल ही जाएगा. कितना छुपाओगे? एग्जैक्टली, कितना छुपा लोगे आप. उसके बाद जब मेरे से मिलेगा, मैं तुमने स्मोक करी है, तो वो बोलेगा कि ना नहीं. फिर आप कहोगे अब तुम मुझसे झूठ भी बोलते हो. तो वहां पे जाके ना कलेश वो चीज होंगे. भाई आप या तो सारी की सारी चीजों को लेके ना शुरू में ही क्लियर हो जाओ कि भाई या तो मैं इतनी ज्यादा एडजस्टेबल हूँ कि भाई मुझे पता है उसके अंदर ये एडिक्शन के इश्यूज हैं, तो मैं इस चीज को लेके एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ भाई ये ऐसा है और ये ऐसा ही रहेगा. है ना. या फिर वो ये चीज को लेके बिल्कुल एडमेंट हो जाए कि नहीं साक्षी, मैं इस चीज को छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, मैं अब से स्मोकिंग नहीं करूंगा, मैं अब से अल्कोहल नहीं लूंगा, मैं अब से ड्रग्स नहीं लूंगा. और फिर वो अपने उस बात पे बिल्कुल अड़ा रहे और वो सच में छोड़ दे, है ना. लेकिन किसी को फॉल्स प्रॉमिस देना, इस तरह से झूठ बोलना, ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाती है, और जिसकी वजह से बाद में जाकर रिलेशनशिप टूट जाते हैं. और कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना हमारी भी गलती है. मेरे को पहले से दिख रहा था मेरी पार्टनर में 100 कमियां हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए. मैंने क्यों इग्नोर किया उस वक्त? क्यों मैंने ये सोचा कि शादी के बाद सब बदल जाएगा, देखी जाएगी जो होगा. ये देखी जाएगी मेरे को लगता है बहुत मेजर रीजन है जो बाद में लोगों को बहुत दर्द देता है. पता है क्या है कि लोगों में प्यार जब जहाँ पे होता है ना नमित, वहाँ पे ना आसानी से रिश्ता छोड़ा नहीं जाता है. आप एक बार की गलती माफ कर दोगे, आप 5 से 10 बार की गलतियां माफ कर दोगे. चल यार मेरा ही तो है, कहाँ जाऊंगी मैं, कैसे छोड़ दूं. लेकिन उसके बाद जब उसकी आदत ही बन जाए, फिर वो लोगों को आदत ना शादी के बाद दिखती है. क्योंकि पहले तो यू आर मीटिंग व्हाट वंस और ट्वाइस अ वीक व्हेन यू आर डेटिंग, बट शादी के बाद तो आप एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हो. जो आदत आपको हफ्ते में 1-2 बार मिलने पे डिस्टर्ब करती थी, सोचो शादी के बाद जब आप एक घर एक छत के नीचे हो तो यू विल गो बॉन्कर्स. एग्जैक्टली, आपको वही सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. जैसे सपोज कि आपको ना एक्चुअल में बात ये है नमित, जब यहाँ पे डिसीजंस की बात होती है शादी को लेकर कि भाई ऐसे पार्टनर के साथ शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले ना आपको खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन नॉन है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर मैं एडजस्ट कर लूंगी. भाई कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं,
है ना। इस तरह से आप पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर जो मेजर प्रायोरिटी चीज है जिसको हम डील ब्रेकर्स कहते हैं वो अपने एकदम नोट डाउन कर दो, बिल्कुल सामने रख दो कि हाँ ये डील ब्रेकर है, मेरे को स्मोकर लड़का नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। कि अगर वो महीने में एक पफ भी लेता है ना तब भी मेरे को वो नहीं चलेगा। एग्जैक्टली अगर इस टाइप से अगर फिर आपका पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके डील ब्रेकर वाली सिचुएशन के अंदर आ रहा है तो उससे शादी करो ही मत। कि ये पॉइंट्स पे तो ये ठीक नहीं बैठ रहा तो आई शुड टेक अ स्टेप बैक। एग्जैक्टली फिर आप उससे शादी मत करो। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई आपने डील ब्रेकर वाली सिचुएशंस में वो आ रहा है बट आप उसको समझा सकते हो, है ना, और वो सामने वाला सच में चेंज होता है और आपको वो दिखने लग जाएगा, आपको सच में दिखने लग जाएगा कि हाँ ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है सही में चेंज हो रहा है तो फिर आप उसको छोड़ दो, मतलब उसके साथ रह लो, और अगर नहीं चेंज हो रहा है तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि फिर वो बाद में ना आपको डेली वो चीजें बेयर करनी पड़ेंगी। फिर आप कैसे सहन करोगे? सपोज करो कि अगर मैं ये चीज बोलूं कि अगर हम लोग ड्रग्स की बात लेते हैं, सपोज अगर मुझे बर्दाश्त नहीं है वो चीज कि भाई मेरा पार्टनर ड्रग्स ले, है ना, तो ऐसे केस के अंदर उसने मुझे बोला कि हाँ भाई मैं ड्रग्स छोड़ दूंगा। अब मैं देखे जा रही हूँ कि हाँ भाई अब छोड़े अब छोड़े अब छोड़े अब छोड़े, इतना समझाने के बाद वो छोड़ नहीं रहा है। अभी छोड़ दूंगा, अगले हफ्ते छोड़ दूंगा, नेक्स्ट मंडे से छोड़ दूंगा, शादी के बाद छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसे केस के अंदर मैंने देख लिया कि वो नहीं छोड़ रहा है। हाँ। फिर अगर उसके बाद मैंने उससे शादी कर ली सपोज, फिर तो भाई आप बेवकूफ हो। एग्जैक्टली इसके अंदर फिर मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि कल को जाके जब फैमिली प्लानिंग होगी, जब बच्चा आएगा वो भी तो ये देखेगा ना, वो पूछेगा मम्मी पापा ये क्या करते हैं, पूछेगा। तो धीरे धीरे फिर आप उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहो कि हो सकता है कि वो छोटी एज में आपका बच्चा भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि पापा भी तो करते हैं। So that deal breakers को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली इसके अलावा और भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर वो आपको अपने रिलेशनशिप में दिखते हैं तो या आपको उस पार्टनर में दिखते हैं तो आपको शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बैकआउट पूरी तरीके से, इनफैक्ट अफेयर भी नहीं, या वैसे भी अगर आपको वो साइंस अगर किसी पर्सन में दिख रहे हैं तो आपको हट जाना चाहिए। We'll definitely come to those as well. अब साक्षी, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली है, चाहे वो किसी भी सेटअप में लव और अरेंज, 3 से 4 कोई ऐसी चीजें या कुछ ऐसे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो उनको करने ही चाहिए शादी से पहले। शादी उन 3-4 टॉपिक्स पे बात करने से पहले करो ही मत। व्हाट आर दोस? मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर बात करते हैं, ताकि उनको ये चीज़ पता चल पाए कि जिस भी पर्सन से वो शादी कर रहे हैं क्या वो उनके लिए एक बेटर स्पाउस रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप किसी से मिलो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आप उससे बात करो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में। सो बेसिकली ये डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आगे हम शादी करने जा रहे हैं तो हमारे घर के अंदर हमारी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे रहेगी। आई गेस ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना बहुत चीज़ें अनसेड सी रह जाती हैं। हम अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ें। लाइक लड़का अगर शादी कर रहा है एक वर्किंग लड़की से हु इज़ वर्किंग, तो शायद ना वो बिना ये बात करे अज्यूम कर ले कि यार शी इज़ अर्निंग सो शी विल डेफिनेटली पिच इन, शी विल like put in some share of her earnings in the household everything, household finances में वो कुछ ज़रूर pitch in करेगी। पर हो सकता है लड़की अनसेड वे में ये सोच रही हो कि नहीं यार ठीक है, what I am earning is I am earning, घर तो यही संभालेंगे। और शादी के बाद ये फ्रैक्शंस आने स्टार्ट होते हैं। लड़का कहता है यार you are not putting anything in the house या ऐसा कुछ। So I guess ये वाली फाइनेंशियल एक डिस्कशन होना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कैसे कितना पुट इन करेगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो है ना एक दूसरे पार्टनर्स को आपस में डिसाइड करने चाहिए। जैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या हैं, या आपके क्या सेविंग्स आपके क्या होंगे, या जो भी आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक दूसरे के अंदर। मतलब ये ऐसा ना हो सपोज कि एक लड़का शादी करने जा रहा है, अब देखने में ऐसा लग रहा है भाई इनके दिल्ली के अंदर पश्चिम विहार में बढ़िया सा इनकी कोठी है, उसके बाद इनके पास वो मर्सिडीज़ है और 3-4 और गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, बढ़िया घर है, चलो शादी कर दो। भाई आप ये उसके बाद शादी के बाद आपको पता चल रहा है कि भाई उसके ऊपर तो लाइबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा, सब कुछ तो वो कर्जे में डूबा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे फैमिली के अंदर ऐसे लड़के के साथ आप शादी कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो आई गेस ये भी अपने पार्टनर से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर यू अंडर एनी काइंड ऑफ लोन्स या फाइनेंशियल लायबिलिटीज और नॉट। आपकी सेविंग्स
आपके एसेट्स, आपके लाइबिलिटीज, आपका जो भी आपका फाइनेंशियल अभी क्या सिनेरियो है, क्या आपको सैलरी मिलती है, किस तरह से आपके पर्क्स आपको क्या ऑफर होते हैं, आप उसको किस तरह से इन्वेस्ट करते हो, जो भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, सब कुछ आपको अपने पार्टनर को ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि आई एम लाइक दिस, आई पुट इन थिंग्स लाइक दिस, और मैं शादी के बाद ऐसे प्लान कर रहा हूँ चीज़ें रखने का। एग्जैक्टली तो ये है जो है सच है। हाँ, उस चीज़ के अंदर झूठ नहीं होना चाहिए ताकि सामने वाला जो है वो एक करेक्ट डिसीजन ले। जैसे सपोज कि अगर शादी से पहले आप मिलने गए, ठीक है, लड़के से पूछा गया भाई आप कितना कमाते हो, लड़के ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोल दिया कि मैं तो भाई 1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। अब उसके बाद जब शादी हुई, शादी होने के बाद लड़की ने बोला कि भाई फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी, तो उसने बोला कि भाई अच्छा कमाते हैं और ये कर लेंगे हम लोग, इस हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। सैलरी आई है 30,000 रुपये महीना। अब उसके बाद लड़की के तो अरमान टूट गया ना कि भाई इसने झूठ क्यों बोला। और यहाँ पे हम गलत, वही है ना, वहाँ लड़की भी गलत नहीं है। अगर लड़की इस बात पे एक इशू रेस करे, अक्सर लोग ना सोसाइटी वन साइडेड स्टोरी देख के कह देती है कि ऐसी लड़की है शादी का पैसों के लिए पति के साथ ऐसा कर रही है, पर अगर लड़की की साइड ऑफ द स्टोरी समझे तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी तो गलत हुआ ना। उसको एक गलत पिक्चर के अंडर रखा गया था कि नहीं उस लड़के की ये फाइनेंशियल स्टैंडिंग है और उसकी इतनी मंथली इनकम है, बट turned out something else absolutely। तो हम सोसाइटी एक सेकंड लगाती है ब्लेम लगाने में कि यार इसने तो पैसों के पीछे लड़के को छोड़ने की बात कर दी, बट ऑनेस्ट डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है फाइनेंस। आप ये चीज देखो, अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में शुरू से ही पता होगा दोनों को एक दूसरे के बारे में, तो दोनों इस चीज को लेके आगे जाके क्लियर होंगे कि उनको क्या खर्चा करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी क्या सेविंग्स रहेंगी, उनके क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, हर एक चीज के अंदर वो लोग क्लियर रहेंगे। फॉल्स होप्स नहीं रहेंगी, फॉल्स होप्स नहीं रहेंगी, बिल्कुल। सेकेंड इज फैमिली स्ट्रक्चर, कि आप किस टाइप के फैमिली से आप आ रहे हो, जॉइंट फैमिली से आ रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हो, या फिर आप बिजनेस फैमिली से आ रहे हो, या फिर जॉब फैमिली से आ रहे हो। तो इस चीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे सपोज कि अगर कोई बिजनेस फैमिली से आ रही है कोई लड़की, अब वो आ रही है उस फैमिली के अंदर जहाँ पे सारे के सारे वर्किंग है, जॉब में है, तो ऐसे केस के अंदर उस लड़की को थोड़ा सा एडजस्ट करने के अंदर इशू आएगा। या फिर कोई लड़की आ रही है जो कि न्यूक्लियर फैमिली से आ रही है और उसको सीधा एक जॉइंट फैमिली के अंदर उसको रखा जाए, तो उसके अंदर भी उसको मैनेज करने में इशू आएगा। तो आई गेस पहले से डिस्कस हो जाना चाहिए कि यार मेरी लाइक हमारी जॉइंट फैमिली है, आप एक न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हो, हमारे घर में ऐसे ऐसे सब होता है, सो वुड यू बी एबल टू एडजस्ट और वुड यू बी एबल टू जेल अप विद एवरीवन हियर। एंड सेम गोज विद द गाय, अगर कोई जॉइंट से न्यूक्लियर में जा रहा है कि आप तो जॉइंट में रहकर आए हो, हमारी छोटी न्यूक्लियर फैमिली है। एंड इसके अंदर आई गेस एक बेबी प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके क्या एस्पिरेशंस हैं, लाइक कब तक वो चाह रहे हैं एक बेबी प्लान करना। क्योंकि अक्सर ना लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि यार चलो 1 साल हो गया शादी का, अब बच्चा कर लेते हैं, चलो 2 साल हो गए शादी के, अब बच्चा कर लेते हैं, पेरेंट्स प्रेशर डाल लेते हैं इसलिए बच्चा कर लेते हैं। बट आई गेस शादी से पहले आपको ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी फैमिली प्लानिंग जो करनी है वो एक्चुअल में करनी भी है या नहीं करनी है, और अगर करनी भी है तो कब करनी है, किस तरह से करनी है, इन सारी चीज़ों को लेके पहले से डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में कलेश के बहुत बड़े रीजन बन जाते हैं। एग्जैक्टली, बाद में जाके डाइवोर्स हो सकता है, इन टॉपिक्स के ऊपर भी डाइवोर्स हो सकता है कि ये भी बच्चे के लिए रेडी नहीं है, गर्ल्स आर लाइक मेरे को वक्त चाहिए, बॉयज फैमिलीज लाइक हमें तो जल्दी चाहिए। एग्जैक्टली। एंड आई गेस हैविंग अ बेबी एंड ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आपको हजारों चीजें प्री प्लान करनी पड़ेंगी, क्योंकि यू नो दैट अगर एक बच्चा होता है किसी का, तो उसके बाद तो मनी गोज ऑन लाइक दिस, हर एक स्टेप पे आपको पैसे चाहिए, मतलब तो बहुत सारी चीजें प्लान्ड अप होनी बड़ी जरूरी है इसके अंदर। पीपल यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट ऑन बिफोर मैरिज। आपको पता है मेरे पास इतने जो कंसल्टेशंस आते हैं उसमें आपको एक रीज़न बताती हूँ, डाइवोर्स का रीज़न। बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे कपल हम लोग कह सकते हैं, न्यूक्लियर कपल, वो लोग बच्चा नहीं कर रहे हैं, और रीज़न उन्होंने क्या दिया कि भाई उसको संभालेगा कौन। हाँ, तो फीमेल्स जो हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, वो बेबी इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है उसको संभालेगा कौन। और वहीं पे अगर वो जॉइंट फैमिली के अंदर है तो वो ठीक है, बेबी प्लानिंग कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है भाई संभालने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आगे जाके डाइवोर्स भी हो रहे हैं, या फिर लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ही वर्किंग है तो वो इसलिए भी नहीं करना चाह रहे हैं, और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो घूमे जा रही। डू यू थिंक साक्षी दैट बच्चा कर लेना सिर्फ इसलिए कि शादी को 2 साल हो गए हैं या पेरेंट्स कह रहे हैं इज अ वर्थ रीजन टू मेक किड्स? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। आपको फैमिली प्लानिंग बेबी तभी करना चाहिए जब आप खुद 100% प्रिपेयर हो उस चीज के लिए। To become a parent. एग्जैक्टली। पेरेंट बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बच्चा बिल्कुल ही नादान है, उसको कुछ नहीं पता। आप वो एक लाइफ लेके आ रहे हो, आप उसके सारे एक्सपेंसेस उठाओगे, उसको बड़ा करोगे, सारा सब कुछ मतलब वो मैनेज करना, उसको एक बड़ा करना अपने आप में बहुत मतलब मेहनत का काम है। आप नॉर्मल सी चीज सोचो कि ठीक है, आपने फैमिली प्लानिंग कर ली है ना, आपने बेबी कर लिया और जिसके बारे में आपने दिमाग भी नहीं लगाया था कि भाई किस तरह से करना है, क्या करना है। अब उसके बाद बच्चा होने के बाद डायपर के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, उसके वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस, कभी आप इमेजिन करो ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा बजट पहुंचता है। आपने किसी चीज का कुछ प्लानिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, और आप एकदम से फिर आपको फाइनेंशियल बर्डन वो फील ही होएगा। नॉर्मल जो दूध का डब्बा जो आता है 750-800 रुपए का डब्बा आता है, जो 10-15 दिन के अंदर खत्म भी हो जाता है। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अगर आप सोचो तो वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। डायपर का पैकेट 1000-1500 का आता है। तो this is a very important thing to plan. Exactly, बेसिक। आप अभी जो भी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे वो हंस रहे होंगे इस बात पे कि यार डायपर के बिल कौन कैलकुलेट करता है, दूध के डब्बे कौन, छोटी छोटी चीजें they sum up to big things. एग्जैक्टली। आप एक मिडिल क्लास पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसका हर महीने का कम से कम 15 से 20 हजार का खर्चा इन्हीं सब चीजों में जा रहा है। उसके बाद वैक्सीनेशन, 9-10 हजार के वैक्सीनेशन आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से एक पार्टनर तो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड हो गया बेबी को संभालने में, अब वर्किंग तो सिर्फ एक ही पर्सन है, उसके ऊपर कितना बर्डन आएगा। और जो संभाल रहा है, जिस फीमेल ने बेबी को दिया है, उसके बाद उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी रहता है, वो बेचारी किस तरह से सब कुछ हैंडल कर रही होगी। तो इन सारी की सारी चीज़ों के लिए पहले से प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम हो अगर आपके पास तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड थर्ड थिंग, अगर हम एक और चीज़ जो कहें जो बहुत इंपॉर्टेंट है शादी से पहले डिस्कस करनी, तो जैसे मेडिकल जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो आप अपने पार्टनर से ज़रूर पूछो कि आपको कोई मेडिकली इश्यूज़ तो नहीं है। जैसे सपोज़ कि ना, मैंने ये चीज़ भी देखी है, शादी कर दी है घर वालों ने, अरेंज मैरिज हो गई, कुछ मेडिकल के बारे में बात नहीं करी, बाद में पता चलता है कि लड़के को तो एड्स था। अब ऐसे केस के अंदर आप सोचो उसकी तो पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई। ऐसे भी मैंने कई केसेस सुने हैं। यू टॉक्ड अबाउट द मेडिकल हिस्ट्री। कई बार क्या होता है दैट कुछ ऐसे लोग होते हैं, डेफिनेटली नो वन इज हैप्पी विद दिस, बट उनकी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज के केसेस होते हैं, दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट मेंटल हेल्थ सिनेरियोज, एंड पेरेंट्स शादी इसलिए कराते हैं जल्दी की बस करा दो, पता ना चले हमारे उससे तो होए, शादी करा दो। शादी के बाद जब ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, देन दे बिकम अ वेरी बिग इशू कि यार ये क्या हो गया। एग्जैक्टली, ये कहीं ना कहीं एक तरह से चीटिंग ही तो हुई ना दूसरे पर्सन के साथ, तो धोखा ही है। एग्जैक्टली। अब एक और एस्पेक्ट इसके अंदर आता है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। कि भाई अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन उठाएगा, पहले तो इस बारे में बात कर लो। दूसरा, सामने वाला जो पर्सन है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए, इस बारे में बात कर लो। तो ये टॉपिक्स अगर आपके बीच में पहले से क्लियर हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कलेश नहीं होंगे। नाइस। अब साक्षी, इस डिस्कशन से पहले ना आप एक छोटी सी चीज़ कह रहे थे कि हमें ना अपने पार्टनर्स के अंदर कुछ रेड फ्लैग्स दिख जाते हैं, है ना। अगर वो रेड फ्लैग्स दिख रहे हो ना तो उसके बाद शादी नहीं करनी चाहिए या रुक जाना चाहिए, इवन अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो डेटिंग के सिनेरियो के अंदर ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अंदर दिखें, जिनकी वजह से अगर आपका कुछ सालों का रिलेशनशिप भी है ना तो आप रुक जाओ, शादी मत करो। सबसे पहला है लाइंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर जो है वो हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है या उसकी झूठ बोलने की हैबिट है, और आपने इस बात को बहुत बार पकड़ भी लिया है, लेकिन आप बहुत बार आप उसको माफ भी कर चुके हो, तो आप समझ जाओ कि शादी के बाद आपकी जो लाइफ होगी ना वो एकदम रोलर कोस्टर जैसी होगी, कि आप सोचते ही रह जाओगे कब मेरे से झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको लग रहा है आपका पार्टनर जो है उसको झूठ बोलने की आदत है तो आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप देखो सामने वाला जो पर्सन है वो कोई एडिक्शंस में तो नहीं है। अब नाउ दिस इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग। मान लो एडिक्शन को हम स्मोकिंग समझते हैं फॉर एग्जांपल, बट यार ऐसा तो नहीं है ना कि स्मोक करना अब लोग कहेंगे पाप भी नहीं है यार, एक तरह से देखा जाए तो कि ठीक है स्मोक ही तो करता है। अच्छा चलो मुझे आप एक चीज इसके लिए ब्रेकअप करना है मेक्स नो सेंस ना। एक चीज बताओ, हम लोग स्मोकिंग ड्रग्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेट्स टॉक अबाउट द अल्कोहल। हमने इसके बारे में कभी बात नहीं करी। ऑलमोस्ट लोग अल्कोहल पीते हैं आजकल, है ना, इट्स वेरी कॉमन ट्रेट इन द सोसाइटी।
अब ऐसे केस के अंदर आप मुझे एक सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ, आप बताना इज इट नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, हस्बैंड को डेली पीने की आदत है, वो पी के आके शांति से किसी से कोई बहस नहीं करता, लड़ता नहीं है, कुछ नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, आके वो शांति से सो जाता है। इज इट द नॉर्मल रिलेशनशिप? नो, नहीं ना। नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने सेंसेस में नहीं हो, आप सिर्फ आके जाके सो रहे हो। ठीक है, मान लिया आप कलेश नहीं कर रहे, आप बहस नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। उस शराब की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ वो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पा रहे, उसको वक्त नहीं दे रहे, उसके लिए अवेलेबल नहीं हो। एग्जैक्टली। आपने अगर पीनी भी है, आपके पार्टनर को सबसे पहले तो इस बात का पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप लिमिट में पियो और आपके पार्टनर को भी इस चीज से ऑब्जेक्शन ना हो। ओकेजनल कोई भी सब्सटेंस इज नॉट हार्मफुल। अगर आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ओकेजनली महीने में 1-2 बार पार्टीज में दे आर टेकिंग 1 or 2 ड्रिंक्स, दैट्स फाइन, और 1 or 2 स्मोक्स, दैट्स ओके। बट एक जो आपको मिले कि चेन स्मोकर है या फ्रीक्वेंट ड्रिंकर है, जिसको शराब के बिना वो बैठ ही नहीं सकता किसी डिस्कशन के लिए, दैट आई डोंट थिंक सो इज अ गुड आइडिया। वहां रुकना, यहाँ पे ना जरूरी है। ये ना नमित पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये चीज है कि भाई मेरा पार्टनर जो है वो बिल्कुल भी ड्रग्स ना करे, वो ओकेजनली भी ना करे, मुझे वो चीज नहीं होगी टॉलरेट। आपको पता चले फिर तो इस रिलेशनशिप में ही मत आओ ऐसे इंसान के साथ जो करता हो। नहीं, अब देखो प्यार तो किसी से भी हो सकता है। आप समझा के देख लो ना, सामने वाला अगर ठीक कर रहा है, छोड़ रहा है उस चीज को, तो फिर शादी के लिए मत जाओ। हाँ, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज प्रायोरिटी है। लेकिन ठीक है, मतलब कई ऐसे लोग हैं जिनको कई चीज नहीं बर्दाश्त होती है। अब ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में सिनेरियो आया। टेल मी, इस केस के अंदर रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? बहुत खास करके लड़कियों की ये शिकायत आती है। सो गर्ल्स आर लाइक कि द गर्ल्स हु कम टू मी फॉर काउंसलिंग, दे आर लाइक कि नमित, मेरा पार्टनर जो है ना, हम अच्छे रिलेशनशिप में, सब नॉर्मल है, ठीक है, रिलेशनशिप सही चल रहा है, बात होती है कभी कभी शादी के बारे में, वी आर प्लानिंग टू गो अहेड ऑल्सो। बट अब लड़के की साथ प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियां ना चाहते हुए भी इन चीज़ों को बहुत नोटिस करती हैं कि ना, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई हम रिलेशनशिप में, फिर भी मैं देखती हूँ ये इंस्टाग्राम पे हर रैंडम लड़की की फ़ोटो लाइक कर रहा है, ये हर रैंडम लड़की को फॉलो कर रहा है जाकर, वी आर इन टू अ रिलेशनशिप, मेरी कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है उसे भी फॉलो कर रहा है, ऐसी लड़कियों को फॉलो कर रहा है जिनको अच्छे से जानता नहीं, जिनके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं है, हर दूसरी लड़की की फ़ोटो को लाइक कर रहा है, सबको स्टॉक कर रहा है, स्क्रीनशॉट्स ले रहा है, सब प्राइवेट अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है। Is this a red flag or not a red flag? Major red flag. Major red flag. भाई आपको जब कुछ खरीदना नहीं है तो आपको विंडो शॉपिंग करनी क्यों है? नॉर्मल सी चीज है, आपको पता है वो आपकी पार्टनर है, ठीक है, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, बहुत प्यार करते हो, और आपको पता है आपने उसको कभी छोड़ना नहीं है, और आपने उसके लिए लॉयल रहना है, सारी चीजें। उसके बाद फिर आपको इधर उधर मुंह मारने की जरूरत क्या है? इधर उधर स्टॉक करने की कहाँ जरूरत है ना? आप ये चीज समझो कि देखो, हम लोग विंडो शॉपिंग भी करते हैं, ठीक है। अब मैंने विंडो शॉपिंग करी, मेरे पास पर्स में सपोज बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं देखे जा रही हूँ, सपोज मुझे कोई पर्स पसंद आ गया, मैं तो वहीं फैल जाऊंगी, मुझे तो चाहिए। और वही चीज उसके अंदर है, वो इतनी लड़कियों को देखे जा रहा है, उसको सपोज ठीक है, उसने अपना मन बड़ा स्ट्रांग किया हुआ, मैं नहीं फिसलूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई क्या गारंटी है? और आई गेस हम विंडो शॉपिंग भी उसी चीज की करते हैं ना जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। Exactly. अब मी बीइंग अ गाय, मेरे को पर्सेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जाके ज़ारा के बाहर पर्सेस नहीं देखूंगा, मैं किसी और ब्रांड के बाहर ऐसे पर्सेस को विंडो शॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी चीज को जाकर देखना पसंद करूंगा। तो मैं उसी चीज को देखूंगा ना जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपका पार्टनर ये चीज कर रहा है, या अगर आपका पार्टनर आपको दिख रहा है कि अननेसेसरीली बहुत सारी लड़कियों के इमेजेस लाइक कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, उनकी फोटोज पे सब कुछ कर रहा है, हर दूसरी लड़की से कॉन्वर्सेशन में, लड़कियों को ये चीज बहुत पिंच करती है, शुड दे स्टॉप एट दैट टाइम? एग्जैक्टली, किसको पिंच नहीं करेगी यार? आप इसी चीज को वाइस वर्सा लो, अगर लड़की ऐसे करे, उसके मेल पार्टनर को बर्दाश्त हो जाएगी ये चीज? नहीं होएगी ना। और लड़की उसको, यार मेरा जस्ट फ्रेंड ही तो है, मैंने चलो एक रैंडम अकाउंट को फॉलो ही तो कर लिया, हैंडसम ही तो दिख रहा था, मैंने थोड़ी सी बात ही तो कर ली। यार क्यों करना है आपको? आप चलो ठीक है, चलो आपको करना भी है, मान लिया, ठीक है, आप करते हो, आपका पार्टनर भी करता है, नॉर्मल सी चीज है, लेकिन
अगर आपके पार्टनर को वो चीज नहीं पसंद है ना, सपोज नॉर्मल भी है, फिर भी उसने बोल दिया कि यार मुझे ये चीज नहीं पसंद है, यार तुम ये सारी चीजें करते हो, मेरे को इनसिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो क्या तुम उस चीज के लिए, उस पर्सन के लिए छोड़ नहीं सकते? ट्रू। आपके लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है या फिर रैंडम लड़कियों को स्टॉक करना इंपॉर्टेंट है? अब इसको ना सिचुएशन को वाइसा वर्सा करते हैं। लड़कियों को जो चीज़ बहुत पिंच करती है, मैंने उसकी बात करी। अब लड़कों का भी एक बहुत ही आता है। अब लड़कों को समस्या सबसे ज़्यादा होती है अपनी गर्लफ्रेंड के मेल फ्रेंड से। अब लड़के कहते हैं यार ठीक है हम रिलेशनशिप में, सब अच्छा है, पर इसको हर बात जाकर अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से करनी है। हमारे रिलेशनशिप की बातें भी अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को बता देगी, हम में आज लड़ाई हुई है उससे बता देगी। या लड़कों के अंदर ना दैट्स अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ मेल ईगो, जो कि ये होता है कि लड़के ना हमेशा ये देखते हैं दैट आई शुड बी हर प्रायोरिटी, शी शुड चूज मी इन एवरी सिचुएशन, नॉट एनी वन एल्स। बट वो ये देख रहे हैं कि यार ये तो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को ही हर जगह प्रायोरिटाइज करती है, उसके हिसाब से चलती है, उसके हिसाब से रेडी होती है, उसके हिसाब से चीज़ें करती है, वेयर एम आई। तो लड़कों की बहुत शिकायत होती है कि यार वैसे तो बोलती है आई लव यू, ठीक है हम रिलेशनशिप में हमारा सही चल रहा है, बट दिस थिंग इज पिंचिंग अ लॉट। डू यू थिंक इट्स अ रेड फ्लैग? 100% रेड फ्लैग है, 110% रेड फ्लैग। आप ये चीज समझो कि भाई एक वो मूवी याद है मैंने प्यार किया, लड़का लड़के का भी दोस्त नहीं हो सकता कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो सही तो है, कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो सही कहीं तो है ना। आप ये चीज समझो कि लड़की का ब्रेकअप होता है, दिल दुखता है, कुछ सबसे पहला कंधा लेके आ जाते हैं कि हाँ भाई हम कंधा देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या उनका इंटेंशन कंधा बनने का ही है? नहीं, उनका इंटेंशन है बॉयफ्रेंड बनने का, बहुत आगे जाने का। एग्जैक्टली। अच्छा ये बात ना हर एक लड़के को पता होती है एक लड़के के बारे में। हाँ, boys know boys, this is the thing, girls know girls, boys know boys। Exactly। लड़के को एक ही नजर में दूसरे लड़के को देख के पता चल जाएगा कि उसकी बंदी से चाह क्या रहा है। तो इसी वजह से वो बंदा उसका जो पार्टनर है वो इनसिक्योर हो जाएगा, वो उसको अलर्ट करना चालू कर देगा। लेकिन वहीं पर अरे तुम्हारी तो सोच छोटी है, तुम तो बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो, तुम्हें तो मेरे मेल फ्रेंड्स ही नहीं पसंद है, उसको मैं ऐसे कर लूंगी, तुम तो बहुत ही गंदा सोचते हो मेरे बारे में, क्या ही हो जाएगा, ये तो कब से मेरा दोस्त है। भाई जब ऑलरेडी तेरे पास है तो तुझे दूसरा क्यों चाहिए? आप एक पार्टनर के अंदर सबसे पहले क्या देखते हो? वो दोस्त ही तो होता है आपका सबसे अच्छा, उसके बाद ही तो वो एक पार्टनर बनता है ना। अगर आपका पार्टनर, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं है तो वो आपके पार्टनर भी नहीं बनने के लायक है। फिर आपका पार्टनर सबसे पहले आपका सबसे मतलब कितना बेस्ट फ्रेंड होता है। आई गेस योर पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड। Exactly. Your partner should be your best friend. Exactly. You can have friends, you can definitely have friends, no harm in that. But ये जो ये बेस्ट फ्रेंड अलग और पार्टनर अलग वाला गेम है ना, ये डायनामिक बहुत परेशान करता है। ट्रू। अब इस चीज को उल्टा कर लो, अगर लड़के की कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड हो तो और वो हर चीज में वो जाके अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछे, लगेगी ना तुम्हें मिर्ची फिर कि भाई हर चीज में जाके उससे क्यों बात करता है, उसको क्यों कॉल करता है, उससे क्यों पूछता है, तो वो दिक्कत होती है। और नॉर्मल सी चीज़ है। देखो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताऊंगी, जब भी हम किसी की शिकायत करते हैं या हम अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं, वी ऑलवेज टेल आवर पार्ट ऑफ द स्टोरी। और हम हमेशा ये दिखाएंगे कि हम तो कितने शरीफ थे, हम कितने भोले थे, हमने तो कुछ नहीं किया। ये ऐसे केस के अंदर ना आपको पहले ही समझ के बैकआउट कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये तो है कहीं ना कहीं कि बेस्ट फ्रेंड्स होते तो नाग ही हैं होते हैं। मतलब आई हैव फेल्ट दिस कि until you are single do anything you want, but क्योंकि ना एक ये थियरी भी मेरे को लगता है लोगों की गलत हो जाती है, माई लाइफ माई रूल्स वाली, कि आप रिलेशनशिप में होने के बाद भी ये कहो माई लाइफ माई रूल्स, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगी, मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हिसाब से मैं क्यों चलूं। तो आई डोंट थिंक सो वंस यू आर इन अ रिलेशनशिप और वंस यू आर कमिटेड विद समवन, इट्स जस्ट योर लाइफ। नो, यू हैव मेड समवन एल्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो यू कांट डू इट कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कैसे भी कर लूं। अगर आपका ये माइंडसेट है ना कि माई लाइफ माई रूल्स वाली, तो ऐसे केस के अंदर आप रिलेशनशिप में प्लीज बिल्कुल भी मत आओ। सिंगल रहो, ज्यादा सिंगल रहो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही वो होता है कि आपको सामने वाले के हिसाब से कहीं ना कहीं चलना ही पड़ेगा। चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप हर चीज में अपनी अपनी नहीं चला सकते हो। एडजस्टमेंट, एक दूसरे को प्यार करना, समझना, एक दूसरे के साथ एक कंपेनियनशिप के अंदर चलना, उसी को तो रिलेशनशिप कहते हैं। साक्षी, हम रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, हमने सेट ऑफ रेड फ्लैग्स की बात कर ली जो कि सबसे मेजर वंस होते हैं। एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, उसके बाद वी मूव फर्दर। कहीं ना कहीं एक तरह से वर्बल अब्यूज
और फिजिकल अब्यूज। अक्सर रिलेशनशिप्स में देखा गया यार, ठीक है लड़के ने लड़की को गाली निकाल दी या लड़की ने लड़के को गाली निकाल दी या लड़के ने लड़की पे हाथ उठा दिया रिलेशनशिप में और बाद में मना लिया, आई एम सो सॉरी यार गलती से हो गया, ये हुआ है, और वो एक बार नहीं हुई चीज़ 2-3 बार हो गई, बट लड़की ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है मुझसे प्यार तो इतना करता है ना, सब कुछ है तो कर लेते हैं। बिल्कुल भी दूर हट जाना चाहिए उससे, है ना, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ना, बहुत बड़ा रेड फ्लैग। डिसरिस्पेक्ट इज समथिंग दैट शुडंट बी टॉलरेटेड। बिल्कुल आप ये चीज सोचो, एक अक्सर लोगों में ना इस टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है कपल्स के अंदर, यार तुझसे प्यार करता हूँ, है ना, तुझे हर चीज, तेरे सारे नखरे उठाता हूँ, तेरे को मनाने के लिए गोद में उठा के फिरता हूँ, है ना, क्या हो गया अगर मैंने तेरे को एक चाटा जड़ भी दिया तो क्या हो गया, इतना भी राइट नहीं है मेरा, रोज थोड़ी कर रहा हूँ, कभी हुआ मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था, मैंने गलती से कर दिया, मुझे पता नहीं था, मैं सेंसेस में नहीं था, बहुत ज्यादा गुस्सा मेरा पीक पे था इसलिए ऐसा हो गया, क्या ये सही है? नहीं। In fact, abusing I feel is also not right. मैंने अक्सर देखा है people normalize these things. I have seen लड़कियां कहती हैं कोई नहीं यार वो ना थोड़ा है ऐसा, वो ना बोल देता है, वो ना निकाल देता है गाली वाली कभी ना ऐसे। तो यार आप ये सोचो ना, अभी तो आप लोग रिलेशनशिप में हो तो वो ऐसे कर रहा है, शादी के बाद तो यू नो फिर वो कोई भी इंसान क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट गर्ल्स भी, कई बार लड़कियों के इतने हाई एग्रेशन इश्यूज होते हैं, लड़के सोचते हैं कोई नहीं यार ये थोड़ी सी अभी क्रैंकी है, कोई बात नहीं, गुस्से में ज्यादा बोल जाती है, ये नहीं देखती कहाँ है, किसके सामने मेरे को क्या बोल रही है। पर शादी के बाद वही चीज जब लड़के की फैमिली के सामने लड़की सुना देती है तब लड़कों को ये चीज ज्यादा हर्ट कर जाती है। तो आई गेस दीज रेड फ्लैग्स आर one should take them very seriously. एक और आपको रेड फ्लैग बताती हूँ, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि ना भाई सपोज आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला और आपने उसको पकड़ भी लिया। अब झूठ, आपको पता है कि सामने वाले ने झूठ बोला है, अब वो क्या करेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्या हो गया तो झूठ बोल दिया तो क्या हो गया, एक ही बार तो झूठ बोला है, तुम नहीं झूठ बोलती हो क्या? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं रंगे हाथ तो तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती होगी। ऐसा थोड़ी होता है। क्या हो गया अगर मैंने झूठ भी बोल दिया तो मतलब यू आर नॉट सॉरी। आपने जो गलती करी है उस गलती को अगर पकड़ भी लिया है, उसको सॉरी बोलने की जगह आप सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि हाँ भाई कर दिया तो क्या हो गया, तो तू नहीं कर दिया क्या? You are still arguing about it. Exactly. आप पुरानी बात है वो, तूने भी तो उस दिन मेरे से तब झूठ बोला था, ले अब मैंने तेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा गलती है। और हर एक चीज के अंदर अपनी अपनी चलाना और सामने वाले को बिल्कुल ही ना सुनना, एडजस्ट नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप रिलेशनशिप को अपने ही हिसाब से चला रहे हो। भाई वो अगर पानी भी पी रहे तो वो आपसे पूछ के पी रहे कि भाई पानी पी लूं, मार्केट भी जा रहे आपसे पूछ रहे मार्केट जाए हूं क्या। तो इस टाइप का अगर आपका रिलेशनशिप है तो ये भी एक रेड फ्लैग है, मेजर रेड फ्लैग है। तो ये ऐसे अगर आपको रेड फ्लैग्स अपने एक पार्टनर में दिख रहे हैं तो ऐसे केस के अंदर फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए। Definitely. ये चीज है। देखो रिलेशनशिप ऐसा होता है ना मैं, जिसके अंदर ना प्यार होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, हर चीज होती है, आप सामने वाले के हिसाब से करो। चलो आप सपोज करो कि दो ऐसे लोग हैं जिसके अंदर एक जो इंसान है वो बहुत ज्यादा मनमौजी है, ठीक है, दूसरा जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा समझदार है ना। चलो ठीक है, वो सामने वाला जो है वो अपनी एडवाइसेस देता है कि यार इस टाइप की सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है तुम ऐसा कर लो, मुझे ऐसा लगता है तुम इस टाइप की सिचुएशन में ऐसा कर लेना चाहिए। तो आपको ना ये एक ग्रीन सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल इसलिए कि ठीक है आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ भी है, सामने वाले ने आपको सही एडवाइस दी, वो आपको बुरा तो नहीं चाह रहा था ना, वो अच्छा ही तो बोल रहा था ना, आपको एक सही सलाह ही तो दे रहा था ना। भाई अगर तुम अपनी समझ से भी लेते तो तुम भी तो वही डिसीजन लेते ना। तो ये तो एक ग्रीन सिग्नल हुआ ना एक रिलेशनशिप का। तो कई लोगों की ना, स्पेशली लड़कों को ये चीज़ बहुत ऑफेंड करती है कि यार कैसी पार्टनर है यार, हर चीज़ के अंदर उंगली करती है, हर चीज़ के अंदर अपना डिसीजन देती है, इट मीन शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं है। अगर आपकी पार्टनर समझ जा रहा है और अगर आपका अच्छा चाहती है और आपको हमेशा उसकी दी हुई एडवाइसेस हमेशा सही रही हैं आपके लिए, और इनफैक्ट आप अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो वही आप डिसीजन लोगे, तो ऐसे केस के अंदर शी इज़ अ ग्रीन फ्लैग फॉर यू। डेफिनेटली। साक्षी, हमने बात करी कुछ रेड और ग्रीन फ्लैग्स के बारे में। अब जब हम इस शादी की डिस्कशन के अराउंड ही हम बातें कर रहे हैं सारी इसी के अराउंड, तो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज़ इंटीमेसी। आई गेस इंटीमेसी इज समथिंग जो कि एक शादी को बहुत, वन ऑफ द पिलर ऑफ अ मैरिज आई वुड से इज इंटीमेसी। चाहे हम इसके बारे में बात करें या ना करें, हमारी सोसाइटी में आज भी फिजिकल टच को एक टैबू माना जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बट डू यू थिंक कि शादी से पहले एक दूसरे के साथ उनकी
इंटीमेसी एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बात होनी चाहिए? चलो मैं इसको और ज़्यादा नैरो डाउन करता हूँ क्वेश्चन को। आज भी बहुत से लड़कियाँ ऐसे हैं, मैक्सिमम आई वुड से आर नाउ वेरी ओपन माइंडेड टूवर्ड्स दिस, बट आज भी कई ऐसे हैं जिनके लिए ना अपने पार्टनर का वर्जिनिटी स्टेटस बहुत मैटर करता है। स्पेशली इन गाइज ये चीज़ देखी गई है कि देयर आर अ सेट ऑफ गाइज हु आर लाइक हमें वर्जिन पार्टनर चाहिए भाई। तो डू यू थिंक दिस अप्रोच इज राइट एंड डू यू थिंक इफ अ गाय इज सो एडमेंट अबाउट इट तो उसे शादी से पहले सवाल करना चाहिए? अगर आपकी वर्जिन पार्टनर को लेके एक्सपेक्टेशन है तो आप ये चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि आप जिंदगी में अकेले रहने वाले हो। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर एक सर्वे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, इंडिया में अप्रोक्सीमेट 1% ऑफ द पीपल आर वर्जिन बिफोर मैरिज। 1%। ये रेशियो इतना कम हो गया है। 100 में से कोई एक। हाँ एग्जैक्टली। आजकल शादी आप कौन सी एज में करते हो? अराउंड 30s, समवेयर लेट 20s या 30s में, है ना? तो ऐसे केस के अंदर आप ये चीज सोचो कि मतलब वर्जिन पार्टनर मिलना कितना मुश्किल सा नहीं हो जाएगा? बट स्टिल अगर कोई लड़का, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, 100% नहीं होते, ऐसा नहीं है, होते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्जिन होंगे। नंबर इज लेस, है ना? और वर्जिनिटी के बेसिस पे हम किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा गलत है। किसी भी रीजन की वजह से वर्जिनिटी ब्रेक हो सकती है, जरूरी थोड़ी एक फिजिकल इंटरकोर्स की वजह से ही ऐसा होगा। मेडिकल और भी रीजंस है जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। बट किसी को ये चीज के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना कि यार ऐसी ऐसी बात है भाई, तुम्हें अगर वर्जिन वाइफ चाहिए तो क्या तुम खुद वर्जिन हो? नहीं हो ना, तो तुम्हारी ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों है? और मान लो चलो है भी सही किसी लड़की की, एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, तो एक लड़की की ऐसी डिमांड है कि यार मेरे को तो वर्जिन वाइफ चाहिए, क्या उसे शादी के वक्त ये बात बोल लेनी चाहिए? नहीं, शादी से पहले नहीं बोलनी चाहिए। नहीं। बट डोंट यू थिंक कि उसने उस वक्त तो नहीं बोली, शादी के बाद उसको पता चला दैट हिज पार्टनर इज नॉट अ वर्जिन, एंड तब वो जाके कलेश मचा दे कि यार मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैं तो ये सोच के चल रहा था मेरे को वर्जिन चाहिए, बाद में बवाल बहुत बड़ा होगा। अगर आपके लिए ये चीज बिल्कुल डील ब्रेकर वाली सिचुएशन है तो आप भाई पहले बता दो, फिर पूछ लो सवाल। हाँ, फिर पहले पूछो शादी से पहले कि आर यू अ वर्जिन और नॉट, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ वर्जिन पार्टनर। एग्जैक्टली, बी अपफ्रंट अबाउट इट। एग्जैक्टली, तब आप बिल्कुल ही अपफ्रंट में जाके ये चीज पूछ लो। बट मेरे हिसाब से ये डील ब्रेकर तो क्या, बल्कि ये पूछने वाला सवाल ही नहीं है, क्योंकि इट शुड नॉट मैटर। एग्जैक्टली, है क्या वो एक हार्मोन का वो ब्रेक होना, ब्लड का निकलना, दैट्स इट। It's just उसके like बाद फिर क्या वो हो गई ना वर्जिनिटी खत्म फिर। And in fact पता है इसी वजह से now I have heard कि मार्केट में इस तरह की मेडिकेशंस और ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स अभी आने लगे हैं जिससे गर्ल्स आर गेटिंग रीवर्जिनेटेड। क्या? my mind was blown when I read about it कि अब मार्केट में ऐसे प्रोसीजर्स भी आ गए हैं जिससे गर्ल्स का like hymen फिर से they bring it back and मतलब what's the need? Nothing but just a piece of a muscle। हाँ, जो वहां पे वो उसको इंसर्ट करते थे, जो इंटरकोर्स के टाइम पे वो ब्रेक हो जाता है, दैट्स इट। एंड ये बस सामने वाले का ईगो सैटिस्फाई कर देगा दैट आई गॉट अ वर्जिन वाइफ। एग्जैक्टली, सिर्फ ईगो सैटिस्फैक्शन की बात है और कुछ नहीं है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। आप वर्जिनिटी की बात करो, मेरे हिसाब से तो बॉडी काउंट के बारे में भी ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मैं आने वाला था इस टॉपिक पे कि चलो वर्जिनिटी का तो हो गया बात कि ये बात मेरे हिसाब से फिर हम इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि यार अगर तुम्हारे लिए एक्चुअली में वो चीज डील ब्रेकर है तो पहले ही बोल दो। और शायद वो अगर लड़की होगी या नहीं होगी, अगर उसको ये सवाल ही ऑफेंसिव लगेगा ना, वो तभी टेबल छोड़ जाएगी कि यार ये कैसा सवाल कर रहा है मुझसे। एग्जैक्टली, और ये आप बात ध्यान रखना कि 10 में से 9 उठ जाएंगी वहां से। ये तो है, 10 में से 9 उठ जाएंगी। इसलिए नहीं उठेंगी कि वो वर्जिन नहीं है, वो इसलिए उठ जाएंगी कि भाई इसकी सोच कैसी है। ये सवाल बनता ही नहीं। हाँ, ये सवाल पूछने की कहाँ से बात आ गई? इसका मतलब वो तो आप ये चीज सोचो, जिस पर्सन को ये चीज इतनी ज्यादा मैटर कर रही है, क्या वो शादी के बाद अपनी बीवी को चैन से जीने देगा? उसको तो हर चीज में डाउट होता रहेगा कि किसी से बात तो नहीं करती है, कहीं जाती तो नहीं है, इसका कहीं सब्जी वाले के साथ तो नहीं टाका पड़ा हुआ। तो उसके दिमाग में यही सारी एक शक का जो कीड़ा है वो हमेशा पनपा रहेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप के अंदर कितने इश्यूज आएंगे। वेरी ट्रू। नाउ कमिंग टू द बॉडी काउंट थिंग, एज वी टॉक्ड अबाउट, आपने इस सर्वे के बारे में बताया कि 99% ऑफ द पीपल आर नॉट वर्जिन बिफोर दे आर मैरिड।
तो ऑफ कोर्स लाइक पीपल गेट इनटू फिजिकल इंटरकोर्स अपने पार्टनर्स के साथ या जिनको डेट कर रहे हैं उनके साथ, या फिर कभी कैजुअली भी। आजकल कैजुअल्स एंड फ्लिंग्स का ट्रेंड इतना बढ़ गया है, वन नाइट स्टैंड्स का ट्रेंड इतना बढ़ गया है। तो आजकल ना पीपल आस्क दैट व्हाट्स योर बॉडी काउंट, या कई बार तो लोग आजकल इसको एक जेनजी जनरेशन एक पॉइंट ऑफ वो भी समझने लग गई है टू बोस्ट कि मेरा इतना बॉडी काउंट है या इतना वो है। डू यू थिंक इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बिफोर मैरिज? आई डोंट थिंक सो। अगर आपको पूछना भी है तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या आपका कोई पास में रिलेशनशिप था? हाँ, रिलेशनशिप्स के बारे में पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। इन फैक्ट ये आप पूछ लो, है ना। उसके अंदर भी आपको हर एक चीज खुल के नहीं बतानी है। You can give a vague idea in the sense कि जो major चीजें जो थी, numbers you can tell that I have been into 2 relationships, I have been into 3 relationships. अब इनफैक्ट उनको बता भी दो, एक वेग आइडिया उनको दे दो कि हाँ भाई इस टाइप का बॉन्ड था, ये बात थी, सारा सब कुछ आपने बता दिया। ब्रेकअप्स हुए मेरे, हाँ जो भी है, लेकिन हर एक चीज एकदम उधेड़-बुन करके भाई उस तारीख को रात को 11 बजे उस दिन ये इंसिडेंट हुआ था और ये इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बॉडी काउंट्स के बारे में नहीं बताना चाहिए। रीजन मतलब बताने का कोई सेंस भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ईगो बूस्टर की बात होती है। जैसे आजकल आप किसी लड़के से पूछो कि भाई व्हाट्स योर बॉडी काउंट, वो बोल देगा 22, चाहे एक्चुअल में उसका 2 ही होगा। जस्ट टू शो कि मैं कितना बड़ा कैसे नोवा है प्लेबॉय। एग्जैक्टली। आप अब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, है ना। यहीं पे जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ उल्टी भी हो जाती है कई बार, कि अगर लड़की से उसका बॉडी काउंट बोल दें तो लड़कों की मेंटेलिटी कई बार ऐसी होती है, वो उसको जज करने लग जाते हैं, अच्छा इतना बॉडी काउंट है इसका, तो कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं पूछनी, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ना आउट ऑफ लव भी होती हैं। हाँ। क्या पता आप एक रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको ये लग रहा था कि आगे जाके आपने उससे शादी करनी है और आप बहुत सीरियस थे, सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, उसके बाद क्या वो भी आपके बॉडी काउंट के अंदर ही काउंट होगा? रियली वहां पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व थे ना। दैट वाज प्योर लव, एग्जैक्टली। तो बॉडी काउंट वाला एक मुझे सेंसिबल चीज नहीं लगती किसी से इंटरेक्शन करना या पूछना। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा आपको खुल के बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बताते हो तो आप कहीं ना कहीं एग्जैजरेट करके ही बताते हो। आपका बताना हो जाएगा, आपके लिए मजे की बात हो जाएगी, सामने वाले की सजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को इमेजिन करता रहेगा, वो सोचता रहेगा और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आने लग जाएंगे। बॉडी काउंट इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। आई गेस वी शुड कम डाउन टू दिस कंक्लूजन। नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स यू कैन श्योरली आस्क कि इससे पहले आप कितने रिलेशनशिप्स में रह चुके हो, एटलीस्ट ताकि आपको आइडिया हो कि इनके कितने एक्सेस थे इससे पहले। एंड उसमें आई गेस फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, कि ऑनेस्ट डिस्क्लोजर दे दो, कि नंबर एटलीस्ट बता दो कि यार ये थे। ऐसा ना हो कि शादी के बाद एक नया ही एक्स प्रकट होके सामने आ जाए, अच्छा ये भी तुम्हारा एक्स था। ये एक बहुत बड़ा रीजन है सेपरेशन का। वेग आइडिया दो नमित। रीजन ये है, आदमी का नेचर ऐसा है, वो चाहे कितना ही एडवांस हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट अपनी वाइफ के पास्ट अफेयर्स कहीं ना कहीं आज भी उसको अच्छे से 100% डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपको वहां पे क्यों उस जख्म को कुरेदना है जिसके अंदर आपको पता है कि वहां से अब खून आ सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब हम जैसे हम बात कर रहे थे साक्षी इंटीमेसी एंड बॉडी काउंट्स वगैरह की, तो हमने ये बोल ही दिया कि अक्सर प्री मैरिटल तो हमने क्वेश्चंस कर लिए किन पे डिस्कशन होना चाहिए। अब आते हैं पोस्ट मैरिटल पे। जरा बैड सेक्स लाइफ या बैड फिजिकल रिलेशंस भी मैंने देखा आजकल एक बहुत मेजर रीज़न बनते जा रहे हैं सेपरेशन का। हस्बैंड्स एंड वाइफ्स एक दूसरे से इसलिए भी डिवोर्स ले रहे हैं दैट दे आर नॉट हैप्पी इन बेड, या उनके पार्टनर्स उन्हें बेड में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ये एक मेजर रीज़न है सेपरेशन का। अब एक चीज़ ये बताओ कि एक इंसान जो अपनी शादी से पहले मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रह चुका है, जिसका अच्छा खासा बॉडी काउंट है, जो पहले पूरा फन एंड एन्जॉयमेंट करके आ रहा है, क्या शादी के बाद वो इंसान, क्या उसकी इंटीमेट लाइफ पे कोई असर पड़ेगा इस चीज़ का? डिपेंड करता है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक पर्सन जो कि कैसानोवा है वो बाद में जाके अपनी वाइफ के लिए वो लॉयल पार्टनर नहीं बन सकता। पॉइंट यहाँ लॉयल्टी का नहीं है, पॉइंट यहाँ पे है क्या जो इंसान पहले 10, 15, 20, 25 जगहों पे होकर आ चुका है, क्या उसके बाद उसको एक ही पर्सन के साथ वो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल पाएगा?
would that person be that much satisfied with just one person जिसने अभी पास्ट में इतने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जुड़ा है? अगर उसको सही में उससे अटैचमेंट होगी उस पर्सन से तो मिल जाएगा. Then that person will be satisfied. हाँ. अदरवाइज वो फिर भी वैरायटी सीख करेगा. हाँ, अदरवाइज वो वैरायटी सीख करेगा. देखो इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं नमित. एक आता है लस्ट और एक आता है लव विद लस्ट. अगर आपके रिलेशनशिप में लव विद लस्ट वाला सीन है तो ऐसे केस के अंदर फिर आप इधर उधर कभी मुंह नहीं मारोगे. और वहीं पे अगर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ लस्ट वाली चीज है तो ऐसे केस के अंदर फिर आप इस चीज की पक्की गारंटी इधर उधर जाओगे. So Sakshi, like you told that the ideal situation is जहाँ पे love and lust दोनों हो. Thing number one. अब ना एक चीज और है कि आजकल मोस्ट ऑफ दी बैचलर्स जो लोग सिंगल होते हैं, गाइज ज़्यादा गर्ल्स कम, बट डेफिनेटली गर्ल्स का भी कुछ प्रोपोर्शन इस नंबर में है, जो ना बहुत पॉर्न देखते हैं शादी से पहले, बहुत पॉर्न कंज्यूम करते हैं. उनको बहुत हैबिट होती है टू वॉच पॉर्न. क्या एक्सेसिव पॉर्न देखना हमारी फिजिकल एक्सपेक्टेशंस बेड को बहुत रुइन करता है, एंड क्या वो हमारी सेक्स लाइफ पे इफेक्ट डालता है? बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दिस. 100% आपकी इतनी ज़्यादा पथेटिक हो जाएगी ना, आपकी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट लाइफ बहुत ज़्यादा पथेटिक हो जाएगी. अब नॉर्मल सी चीज़ है, आप सोचो कि आप पॉर्न देख रहे हो, पॉर्न के अंदर आपको सबसे पहले दिखाया क्या जाता है बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी फिगर, राइट? क्या वो रियलिटी में हर एक लड़की का वैसा ही फिगर है? नो. आपको एक मेल ऐसा दिखाया जाता है जो कि बहुत एक्सट्रीमली मैस्कुलिन है. क्या रियल में हर एक आदमी वैसा ही है? नहीं. दूसरी तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या बन गई थी कि हाँ भाई इसका बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर होगा, बट आपने जब वो किया देखा आपको वैसा वो नहीं लगा, तो आपका वहीं पे जो इंटरेस्ट जो था वो काफी ज्यादा कम हो गया. दूसरा ये आपको पॉर्न में दिखाया जाता है इतना ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन. हाँ, टाइम इज अ बिग इशू देयर. या एग्जैक्टली. बट रियल में ऐसा होता है? नहीं. शायद उसका आधा का भी आधा नहीं होता हो. हाँ. बट आपको दिखाया कुछ और जाता है, रियलिटी उसकी कुछ और होती है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन उस फेक चीज से होती है. सो एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत गलत इंसान की जाती है. एक पॉर्न जब शूट होती है लोगों को लगता है इट्स अ वन टाइम शॉट, बट नो, वो 2 से 3 टाइम पीरियड का वो शॉट होता है जिसको आपस में मर्ज करके एक वन वीडियो क्रिएट करी जाती है. बट लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स अ वन टाइम शॉट. And they are, I guess, on very high medications and steroids and everything, I guess. Exactly. जिसकी वजह से लोगों को लगता है oh my god अच्छा ऐसा होता होगा. Exactly. But real life is very different. दूसरी चीज ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं तो उनके दिमाग में पॉर्न एक बहुत खतरनाक एडिक्शन है. तो आपका दिमाग ना हर टाइम उसकी विजुअलाइजेशन के अंदर घूम रहा होता है. तो ऐसे केस के अंदर फिर आपको ना बहुत ज्यादा आप चीटिंग के उसमें भी आ जाते हो कि आप अपने पार्टनर को चीट करने लगे, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर बहुत सारे लोगों पे जाने लग जाता है. एंड इफ योर पार्टनर कांट फुलफिल एवरी एक्सपेक्टेशन ऑफ योर्स, तब आप सोचोगे फिर कहीं बाहर पूरी हो. Exactly. क्योंकि आप इतनी सारे सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेकर जा रहे हो कि मेरे को तो फिजिकली ये भी चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए. और अगर आपका पार्टनर वो हर उस चीज़ को ना फुलफिल कर पाए और आपका दिमाग इतना उस चीज़ में ऑक्यूपाइड है, देन यू विल डेफिनेटली थिंक टू गो समवेयर आउट. एग्जैक्टली. अब सपोज करो कि आप अगर बाहर भी नहीं जा पा रहे हो, है ना, फिर ऐसे केस के अंदर फिर आप क्या करोगे? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के अंदर तो बहुत सारे जो अपने सेक्सोलॉजिस्ट है उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे मेजर इश्यूज हो सकते हैं उससे. इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वन ऑफ द मेजर इशू जो आपको फेस करना पड़ सकता है. तो देखा जाए तो पॉर्न देखने के अपने आप में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं. सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि अगर कोई इंसान जिसकी शादी होने वाली है उसको क्या बंद कर देना चाहिए बिल्कुल पॉर्न वगैरह देखना? पॉर्न मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि जिसकी शादी होने वाली उसको ही नहीं देखना चाहिए. पॉर्न मेरे हिसाब से किसी को देखना भी ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, है ना. वो मेजरली आप उसको मत ही देखो, क्योंकि आपने देखा उसके बाद आपको उससे एडिक्शन होएगा ही होएगा. एडिक्शन होएगा तो आपके एक्सपेक्टेशन लेवल बिगड़ेगी. एक्सपेक्टेशन लेवल बिगड़ेगी तो आपके रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज आएंगे, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, आपके जो प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं उसके फायदे तो मुझे कुछ दिखाई देते नहीं है. तो फिर ऐसी चीज को करना है क्यों जहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं दिखे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, आई गेस. साक्षी, अब मूविंग अहेड फ्रॉम इंटिमेसी, आई वुड से कि एक और चीज़, एक ना ये सवाल मेरे पास बहुत आता है, मतलब अनंत ये सवाल आता है मेरे पास. आई हैव नो काउंट जितना ये सवाल आया है कि शादी हो गई, चाहे लव है अरेंज, लव में भी होता है, अरेंज में भी होता है. शादी हो गई, शादी कुछ वक्त बाद
लड़की को पता चला उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, हस्बैंड को पता चला उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है। पहली बात तो ये बात पता चलते ही बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। यू नो, अ पर्सन शैटर्स जब उसे पता चले कि उसका पार्टनर उस पर चीट कर रहा है। यू नो, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन ठीक है, पार्टनर को कन्फ्रंट किया, पार्टनर ने सॉरी भी कह दिया। अक्सर जो सिनारियोज में होता है कि पार्टनर ने माफ़ी मांग ली, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। बट ये ना एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार आपने देख ली ना, यू कांट अनडू इट, यू कांट यू नो अनसी दिस थिंग, यू कांट फॉरगेट इट कि मेरे को पता चला था कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ था। और बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर एक ऐसी मैरिज में रह पाना। तो क्या जब आपको अपने पार्टनर की चीटिंग के बारे में पता चले, उसके बाद उसे एक और चांस देकर मैरिज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि साक्षी को भी सोचना पड़ गया। पर्सन एज अ रिलेशनशिप काउंसलर की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से तो आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बट अगर लोग सच में ऐसे ही डिसीजंस लेने लग गए तो सोचो कि कितने कम लोग शादीशुदा रह जाएंगे या कितने कम लोग रिलेशनशिप में रह जाएंगे। बट डोंट यू थिंक ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अगर लोग इस चीज़ को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हुए और एक्चुअली में लोग ऐसे हो गए कि यार पता चला अगर चीटिंग कर रहे हो तो उसके बाद आई एम आउट, तो धीरे धीरे आगे जनरेशन्स में या जो लोग अब इस चीज़ को देख रहे हैं उनमें एक डर बनना चालू होगा। इफ़ वी डू नॉट नॉर्मलाइज चीटिंग, अगर हम चीटिंग की तरफ ज़ीरो टॉलरेंस रखें कि यार मैं तुम्हारी एक बार के लिए शायद लड़ाई को माफ़ कर दूं, झगड़े को माफ़ कर दूं, तुम्हारी बदतमीज़ियों को भी शादी के अंदर सह लूं, तुम्हारी कुछ 4 बुरी आदतें भी शादी में मैं शायद सह लूं, लेकिन जिस दिन पता चला ना कि तुमने कहीं किसी और के पास तुम गए हो या तुम किसी और के पास गई हो, उस दिन समझ लेना हम दोनों का वो साथ में आखिरी पल होगा। डोंट यू थिंक सो? दिस थिंग इन itself will set a standard for everyone. True. मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ डील ब्रेकर पॉइंटर्स जो हैं वो करने चाहिए, आपको डिसाइड करने चाहिए। चीटिंग अनडाउटेडली एक डील ब्रेकर पॉइंटर है और हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। लोगों को ये लगता है कि ये तो इम्प्लाइड रूल है एक रिलेशनशिप का, जो कायदे से है भी एक इम्प्लाइड रूल जिसके बारे में आपको बताना नहीं चाहिए। बट आजकल के सिनेरियो के अंदर चीटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप शुरू में ही एक बार बड़ी क्लियरली ये बात समझा दो और कि भैया अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तो नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, मैं तो नहीं रहूंगी। मतलब ट्विस्टेड वर्ड्स में भी नहीं। आई गेस ये बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर को क्लियरली बोलना कि यार तुम कुछ भी करना एक बार के लिए मैं बैठ के डिस्कस कर लूंगा, पर जिस दिन मुझे चीटिंग के बारे में कुछ पता चल गया ना कि यू हैव इवन डेयर्ड टू थिंक अबाउट समवन एल्स, दैट वुड बी द लास्ट मोमेंट वी आर टुगेदर। ट्रू। इसमें सेकंड चांस नहीं होना चाहिए, राइट? ट्रू। मत दो, मेरे हिसाब से तो मत दो। नमित, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है तुमसे। चीटिंग के अंदर क्या सिर्फ यही चीटिंग है कि आप किसी के साथ डेट पे चले गए या किसी के साथ बेड पे चले गए या फिर आपने किसी को हग कर लिया या किस कर लिया, क्या यही चीटिंग है? What else you think includes in cheating? मुझे ऐसा लगता है कि रैंडमली किसी को बहुत ज्यादा स्टॉक करना, Definitely, there are so many things, किसी को आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हो, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स के अंदर जाकर उनको फॉलो करना, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करना, या बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स रखना, या डेटिंग ऐप पे अकाउंट बनाना, या फिर किसी से बात करना, ये सारी की सारी चीजें भी चीटिंग ही हैं। आपके जहन में आ गया ना एक बार कि भाई मुझे ये चीजें करनी है। देखो, हर किसी को मजा आता है ये चीजें करके। मुझे भी अगर 4 लड़के ऐसे मिल जाएं और अगर मैं किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हूँ तो मेरे को भी बड़ा मजा आएगा। उन चारों के चारों बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, बहुत ही गुड है, चारों से बात करके बड़ा मजा आता है तो मैं कर लूँ। बट क्या ये सही है? नहीं। अगर मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे उस जगह पे इतना दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। भाई करना क्यों है? ऑलरेडी एक मिला हुआ है ना, ऑलरेडी उसके साथ मैं खुश हूँ, सारी चीजें, क्या दिक्कत है? लेकिन लोग ये चीज समझते नहीं है। ऐसे केस के अंदर फिर वो बाहर भी मुंह मारते हैं और जब उनके बारे में ये सारी की सारी चीजें पता चल जाती है उनके पार्टनर को, फिर वो अपनी उस परमानेंट पार्टनर से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में आप खुद सोचो, कायदे से नुकसान किसका है? वो इंसान जिसने भरोसा किया। मेरे को लगता है नुकसान क्या बुरा उस इंसान के साथ होता है जिसने भरोसा किया। हाँ,
होता तो उसके साथ है, लेकिन नुकसान तुम्हारा ये हुआ, तुमने जेम खो दिया। एक वो इंसान जो तुम में इतना प्यार कर रहा था, तुम पे इतना भरोसा कर रहा था, तुमने उसके साथ ये हरकतों की वजह से तुमने एक जेम खो दिया है ना? और वो बेचारा जो कर रहा था उसके लिए एक लाइफ टाइम का ना सेटबैक हो जाता है कि यार क्यों, कैसे मैं किसी पे भरोसा करूं, जिस पे मैंने इतना भरोसा किया, जिसके लिए इतने एफर्ट्स लगाए, सब कुछ किया, उसी ने मेरे साथ ऐसा खेल दिया, तो क्या करूं फिर मैं। और अब आप ये चीज सोचो, जिसने खोया है उसको उस टाइम पे तो ये लगता है कि हाँ यार ठीक है यार, बहुत सारे ऑप्शन है, क्या हो गया, तो एक जाएगी दूसरे आएगी, भाड़ में जाए मेरी बला से, तो मेरे को करना ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं। बहुत जिग करती थी, बहुत कलेश करती थी, मैं खुलेआम में चीटिंग करूंगा, मैं तो खुलेआम अब लड़कियां घुमाऊंगा, मैं तो खुलेआम डेटिंग करूंगा। कहीं ना कहीं लड़कों का यही माइंडसेट आता है एक ब्रेकअप के बाद। लेकिन आप ये चीज सोचो कि क्या आज के डेट के अंदर ऐसी बहुत सारी लड़कियां मौजूद हैं क्या जो बहुत ज़्यादा डिवोशन और प्यार के साथ आपके साथ एक रिश्ते में रहती हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ एक रिश्ता निभाती हैं, बहुत ज़्यादा डिवोटेड होती हैं और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, भाई आपका ध्यान रखती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, आपकी केयर करती हैं, आपके एक बुलाने पे आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, मतलब हर एक चीज़ वो करती है एक लड़की। क्या ऐसी लड़कियां आज की डेट में बहुत ज्यादा मौजूद हैं? You get them very rarely and you can't and you can never afford to lose them. Exactly. और फिर उसके बाद आप अपने वो था ना छोटे छोटे खुशियों के लिए आपने एक बहुत ही बड़ा प्लेजर खो दिया अपना जिंदगी का। और बहुत अच्छा आपने आई गेस ये पॉइंट रेज किया साक्षी, दैट चीटिंग इज नॉट जस्ट स्लीपिंग विद समवन एल्स। नो, एग्जैक्टली, चीटिंग इज अ लॉट मोर। चीटिंग इज प्रिटेंडिंग टू बी सिंगल इवन आफ्टर यू हैव समवन अराउंड, या यू आर डेटिंग समवन एंड स्टिल प्रिटेंडिंग कि यार आई एम सिंगल या आई एम अवेलेबल, दैट्स चीटिंग। किसी ऐसे इंसान को फुटेज देना जो तुम्हें पता है तुम पे हिट करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको टाइम एंड इम्पोर्टेंस देना इज चीटिंग। किसी ऐसे इंसान से कॉन्वर्सेशन में रहना जिससे तुम्हारा पार्टनर अनकंफर्टेबल है, कि मान लो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कह रही है ना मैं तो उस लड़की से बात मत किया करो यार, मेरे को ठीक नहीं लगती, पर फिर भी मैं अपनी पार्टनर को ओवर रूल करके उस लड़की से बातें करता रहा हूँ, इवन दैट इज चीटिंग। सो एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स कंप्राइज। और फिर लड़कों की क्या जवाब होता है कि ना यार मैं लड़का हूँ, लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, लड़के ऐसे। अरे भाई ऐसा नहीं है। I can vow for that, लड़के ऐसे नहीं होते। मतलब अगर आपकी ऐसी सोच है कि भाई मैं तो लड़का हूँ, ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए ही तो बनी है, अगर मैंने देख लिया तो क्या कर लिया, ऐसा नहीं होता है भाई। True. ये सारी की सारी चीजें चीटिंग है। आपने क्या किया, आपने एक तरह से अपनी बात को दबाने के लिए आपने एक जस्टिफिकेशन दिया। कल को तो आपको अगर रंगे हाथ बेड पे पकड़ लिया जाए तो आप बोल दोगे अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ फोरप्ले कर रहा था। फोरप्ले थोड़ी चीटिंग होती है भैया, कितना बेवकूफ, कुछ हुआ थोड़ी क्या बेवकूफी है। All of these are cheating. इस प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट हम लोगों को इतना जरूर बता सकते हैं that cheating should never be tolerated. That should be a non-negotiable, guys. भाई अगर आपके होने के बाद भी उसके जहन में और ऑप्शंस चल रहे हैं, इट मीन्स कि अब मुझे लगता है आपके जाने का वक्त आ गया। Exactly. Like cheating should be one thing कि अगर एक बार भी हुई ना, अक्सर लोग कहते हैं सिर्फ एक बार हुई है दोबारा नहीं होगी ना भाई, अगर वो एक बार भी गुनाह हो गया तो हो गया, फिर उसका कोई पीछे नहीं। इस चीज में मैं ऐसा कहूंगी कि कई बार क्या होता है कि लोगों को भड़काने वाले या मतलब मैनिपुलेट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। चलो ठीक है, मान लिया आपसे एक बार को गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, मैं मेजर गलती की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। 200% डिसएग्री साक्षी। चाहे तुम्हें कोई भड़काए, चाहे तुम्हें कोई मैनिपुलेट करे, तुम बच्चे नहीं हो किसी के मैनिपुलेशन की वजह से तुम किसी और के नजदीक चले गए या तुम किसी और के साथ इंटीमेट हो गए, चाहे थोड़ा सा ही सही। मैं कहता हूँ तुमने अपने पार्टनर के होते हुए किसी और के गाल पे किस भी कर दी, ये कह कि यार उसने मेरे को मैनिपुलेट किया था, गाल पे छोड़ो एक रेगुलर किस भी हो गई उनकी, हाँ ये सब तो चीटिंग में चीटिंग ही तो है। कोई कैसे तुम्हें भड़का सकता है अपने पार्टनर पे चीट करने के लिए, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? और अगर तुम एक बार मैनिपुलेट हो सकते हो फिर तो तुम कितनी भी बार मैनिपुलेट हो सकते हो। अगर एक बार ढील देने की वो होती है, उसके बाद तो फिर सामने वाला बार बार करता है। स्लिपरी स्लोप यार। तुम्हारा जमीर अगर तुम्हें एक बार अलाउ कर देगा ना कि चल यार गलती से हो गया, एक बार हो गया, तो मान लो अगर तुम्हारा जमीर एक बार अलाउ कर सकता है फिर वो कितनी भी बार अलाउ कर सकता है। सो आई थिंक इसके अंदर तो एक बार, थोड़ा सा, आधा पौना, कितना भी नहीं होना चाहिए। सो आई गेस गाइज ये चीटिंग वाला बहुत ज्यादा मेरे पास सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में कवर किया। एंड हमने सारे ही टॉपिक्स लिए साक्षी आज। हमने ऑलमोस्ट जो एक शादी को संभाल के चलने के लिए जितनी जरूरी चीजों के ऊपर बात करना जरूरी है वो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं। Before we wind today's podcast, Sakshi, I would like to ask a few still एक कुछ conclusion के वक्त
कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लड़के और लड़कियां दोनों को ये कहोगे जो ध्यान रखें शादी करने से पहले और शादी करने के बाद भी, कि अब हो गई है तो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें? शादी करने से पहले आप सबसे बेटर ये रहेगा कि आप अपने लिए सबसे पहले ना आप खुद प्रिपेयर होने चाहिए शादी के लिए। जब आप खुद मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मुझे शादी करनी है, मैं किसी के साथ रह सकता हूँ और मैं उसके साथ हर एक चीज़ के अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ, एक अच्छी हैप्पी फैमिली मैं बना सकता हूँ, तो ही आप शादी करो, अदरवाइज मत करो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई शादी करनी है, उसके बाद मुझे उसको निभाना भी है, रादर देन कि चलो सोसाइटल प्रेशर के अंदर या फैमिली प्रेशर में या पेरेंट्स के प्रेशर में आपने शादी कर ली, उसके बाद आप जाके इधर उधर मुंह मार रहे हो, है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे बहुत सारे जो बड़ी बिजनेस फैमिलीज के अंदर होता है, बहुत छोटी एज के अंदर लड़कों की शादी कर देते हैं, तो लड़के उस टाइम पे शादी कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे जाके मुंह मारना स्टार्ट करते हैं कि यार हमारी शादी तो जल्दी हो गई थी, हमने तो कुछ एंजॉय ही नहीं किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। एज के प्रेशर में शादी कभी मत करो। एज के प्रेशर में मत करो। जब आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो तभी आप शादी करो। उसके बाद आप जब आपका खुद का सेल्फ डिसीजन हो गया कि हाँ आपने शादी करनी है, उसके बाद आप पूरा का पूरा ना एक अपने पॉइंटर्स सेट करो कि कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको अपने पार्टनर के अंदर चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जो भाई आपको बर्दाश्त ही नहीं होगी अगर वो चीज़ हुई नहीं उसके अंदर। तो शादी वो डील ब्रेकर्स अगेन, अपने को डील ब्रेकर्स बनाओ। डील ब्रेकर्स, यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए और ये चीज़ तो मैं बर्दाश्त करूंगी ही नहीं या करूंगा ही नहीं, अगर ये है तो आई एम आउट। एग्जैक्टली। जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनके लिए ये पॉइंट एक डील ब्रेकर था कि उनको एक ऐसी पार्टनर चाहिए जो कि सिविल इंजीनियर हो। हाँ, उनकी ये जिद है। अब कई लोग होते हैं मेरे पास आते हैं कि हमें गवर्नमेंट वो सर्वेंट से ही शादी करनी है, हमें कोई ऐसा पार्टनर ही चाहिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हो, चाहे जितना भी पैसा कमाता हो, कम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट गवर्नमेंट का ही वो चाहिए। तो ठीक है ना, आपके जितने भी पॉइंटर्स हैं उनको क्लियरली स्टेट कर दो कि मेरे को ऐसा चाहिए, सो यू विल एंड अप गेटिंग द पार्टनर यू आर थिंकिंग ऑफ। ट्रू। और दूसरी चीज, शादी से पहले अपने पार्टनर से बहुत डिटेल डिस्कशन करो उन सारे पॉइंटर्स के बारे में जो हमने इस पॉडकास्ट के अंदर कवर करे। समराइजिंग देम, फाइनेंशियल डिस्कशंस हो गए, फैमिली प्लानिंग हो गई, फैमिली स्ट्रक्चर हो गया, फैमिली वैल्यूज हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हो गई, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, और ये सारी की सारी चीजें आपको डिस्कस करनी चाहिए बहुत डिटेल में। पॉइंटर्स हमने दे दिए लोगों को कि इन चीजों पे तो बात कर लो, शर्माओ मत यार शादी से पहले। लोग ना शर्मो शर्मी में रह जाते हैं। अक्सर ये अरेंज मैरिजेस में होता है कि यार हम कैसे बात करें इस बारे में, हमें तो अभी 2 बार ही मिले हैं, 3 बार मिले हैं, कैसे बोल दें इस चीज के बारे में। मैंने कई बार देखा है हमारी इंडियन फैमिलीज के अंदर, पेरेंट्स बात नहीं करने देते अरेंज मैरिज के अंदर। शादी से पहले एक बार बात करिए, उससे ज्यादा बस उससे ज्यादा बात मत करो, रिश्ता टूट जाएगा। अरे भाई, जब आपको ये लग रहा है कि इतने ही बच्चे हैं ये, तो आप शादी क्यों करवा रहे हो? मत करवाओ। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया साक्षी आपने वाइल एंडिंग की। यार मतलब बहुत इंडियन फैमिलीज में देखा गया, पेरेंट्स कहते हैं शादी से पहले ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, बातें खुल जाती हैं, उसके बाद शादी नहीं होती। अरे भाई, शादी के बाद वो बातें खुलेंगी तो टूटने के चांसेस ज्यादा है फिर। आई गेस पेरेंट्स को इतना ज्यादा इस चीज के अंदर समझदार होना चाहिए कि यार नहीं, बच्चों को जितना वक्त चाहिए उनको बिताने दो, उनको टाइम स्पेंड करने दो, एक दूसरे को समझने दो, अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खूबियां हैं, उनको डिस्कस करने दो, और अगर जिन चीजों में उनको नहीं भी लगता ना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वहां मत कराओ शादी। जिद मत रखो कि नहीं एक ही यही करनी है। गिव देम ऑप्शंस, गिव देम टाइम, एंड जहां पे वो खुद कहें वी वांट टू सेटल, वहां पे सेटल हो। एग्जैक्टली। एक बात आती है कोर्टशिप पीरियड की, कि कोर्टशिप पीरियड कितना लंबा होना चाहिए, है ना। कोर्टशिप पीरियड इतना छोटा भी ना हो कि आप सामने वाले को पता ना कर पाओ कि वो सामने वाला कैसा है, इतना ज्यादा लंबा भी ना हो कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े और बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाए। एक एवरेज 6 महीने से साल भर का कोर्टशिप पीरियड इज फाइन। 2-3 months इज वेरी लेस, एंड 2-2.5 साल का कोर्टशिप इज वेरी लॉन्ग। तो कोर्टशिप पीरियड होना भी बहुत जरूरी है, और उस कोर्टशिप पीरियड के अंदर आप सामने वाले को समझने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, लोगों में ऐसा कहते हैं फर्स्ट साइट लव हो गया है, या फिर हमें तो उससे प्यार है, या आई लव हिम या आई लव हर। ये सारी चीजें ना आपको एक्चुअल में तब महसूस होती है जब आप उस सामने वाले के साथ रहना स्टार्ट करते हो। वो बात के लिए छोड़ दो, इनिशियली सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, बुरी चीजें भी डिस्कस करो। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे आपको समय के साथ पता चलेगा कि सामने वाला कैसा है, तो उसकी बातों से ज्यादा उसके एक्शंस पे ध्यान दो। टॉक अबाउट बोथ गुड्स एंड बैड्स,
Exactly. क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, लोग अपना प्री मैरिटल डिस्कशंस में ना, मीटिंग्स में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं कि मेरे में ये अच्छा है, आप में अच्छा है, ये सब। True. ये बात करो कि यार मेरे में ये बुरा है, कोई लड़की है मेरे को नहीं आता खाना बनाना, वो बोल दे यार मैं किचन में आज तक अपने घर में नहीं गई हूँ, ये कमी है मेरे में। इफ यू कैन एक्सेप्ट मी दैट्स गुड, इफ यू कांट सो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो इन एडवांस। तो अगर पहले ये बातें कर लोगे तो हो जाएगी, नहीं होगे तो। बट यहीं पे एक चीज बताओ, जैसे सपोज एक लड़की ने बोल दिया कि मुझे नहीं आता खाना बनाना, आई एम नॉट दैट गुड इन इट, बट आप इस चीज को लेके एडमेंट हो जाओ कि मैंने तो सीखना भी नहीं है, मैं तो कभी नहीं बनाऊंगी लाइफ में खाना, तो क्या आप रिलेशनशिप को निभा लोगे क्या? देन दैट्स योर पर्सनल चॉइस। फिर मैं ये कहूंगा कि फिर वो लड़का जो सामने बैठा है ना, वो चॉइस कर लेगा कि यार इसने तो साफ बोल दिया ना मेरे को बनाना आता, ना मैं कभी बनाऊंगी। अगर उसको टेबल्स उठना है वो तभी उठ जाएगा। अगर कोई ऐसा बहुत ही फिल्दी रिच पर्सन है जो कहे यार हमारे घर में तो 4 कुक्स ऐसे ही बैठे हैं, तेरे को जरूरत ही नहीं है बनाने की, मे बी फॉर दैट पर्सन दैट गर्ल वुड बी फाइन कि यार हमारी मम्मियों ने भी कभी नहीं बनाया, तू भी नहीं बनाएगी तो फर्क नहीं पड़ता। बट नमित यहाँ पे गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको ना देखो, आपकी क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जरूरी नहीं है कि वो जीवन भर वैसा ही रहे। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिच रहे हैं, जो बाद में जाके बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं, है ना, और ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा गरीब रहे हैं वो बाद में जाके रिच नहीं हो सकते। ये एक ऐसी बेसिक चीजें हैं जिंदगी की जो मुझे लगता है मेल फीमेल दोनों को आनी चाहिए। जैसे सपोज खाना बनाना लड़का और लड़की दोनों को ही आना चाहिए। क्या पता आपको कब जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी स्किल भी है। अरे एटलीस्ट आप अपना पेट तो भर सकते हो, अपना और सामने वाले का। आप इस चीज को लेके एडमेंट हो जाओ कि मैंने तो सीखना ही नहीं है भाई खाना बनाना, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। फिर आप रिलेशनशिप में एडजस्ट कैसे कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में रह कैसे रहो? आपको रोज तो नहीं बोल रहा ना खाना बनाना, कभी अगर जरूरत पड़ गई भाई सीख लो। हाँ, सर्वेंट नहीं है या कहीं हम ऐसे बाहर हैं जहाँ पे जरूरत पड़ गई बनाने की, तो आता हो, ऐसा ना हो कि यार भूखे मरने वाले काम हो जाए। और मेजरली आदमियों के दिल का रास्ता ना सच में पेट सही होके जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर एक लड़की को एक आदमी का दिल जीतना है, प्लीज अच्छा खाना बनाना सीखो। True. अच्छा खाना बनाओगे वो वैसे तुम्हें बहुत पसंद करने लगेगा। वेरी ट्रू। सो गाइज, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करी कि शादी से पहले, शादी के दौरान, शादी के बाद किन चीज़ों पे बात करनी ज़रूरी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।